Welcome to Easy Technical Education. Student, today we will learn about AC circuit containing resistance only. आज हम लोग AC सर्किट जब रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लिए हो तो क्या होता है, इसे आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए जिसमें एक रजिस्टर है जिसे एक AC सप्लाई दी जा रही है जो कि V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है। तो होता क्या है, देखिए जैसे आपको गिवन है इक्वेशन AC सप्लाई का V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। आप इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिए कि डिवाइडिंग बाई आर, डिवाइडिंग बाई आर बोथ साइड, यानी कि आर से, यानी इस लोड से इस इक्वेशन में दोनों तरफ भाग देने पर क्या हो जाएगा, आप इसे लिखेंगे V बाई आर इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। अब इस V बाई आर को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका आई एम साइन ओमेगा टी। अब आपको पता चल गया कि करंट की इक्वेशन हमें मिल गई, यानी कि लोड लगाने से जब किसी AC सर्किट में अगर हम लोड लगाते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट आपको मिला कि करंट फ्लो करती है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि व्हेन वी कनेक्ट ए रजिस्टर टू ए AC सर्किट देन करंट फ्लो, यानी कि अगर हम किसी AC सर्किट में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो वहाँ पर उस सर्किट में करंट बनने लगती है। जैसा कि आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा। ये क्या है, ये सप्लाई है। अब हम इस सप्लाई में यहाँ देखिए लोड मैंने कनेक्ट किया है, तो क्या करें, इस इक्वेशन में दोनों तरफ R से भाग देने पर, R से हमने भाग दे दिया तो क्या मिला, V बाई आर इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। तो ये V बाई आर इक्वल टू आई वी एम बाई आर, इसको लिख सकते हैं आप आई एम साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी मीन I इज इंस्टेंटेनियस करंट एंड आई एम इज मैक्सिमम करंट। होयर यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। आगे आप लिख लीजिएगा व्हेयर I इज इंस्टेंटेनियस करंट एंड आई एम इज मैक्सिमम करंट। अब आगे यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रहा है कि हमने यहाँ सप्लाई दी और एक लोड लगाया तो करंट भी बहने लगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इस सर्किट में नज़र आ रही है कि इस जो करंट है, जैसे कि अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज क्या है कि धीरे धीरे लो होने लगता है। पहले तो हाई वोल्टेज है, फिर धीरे धीरे लो होने लगता है। लो होते होते V इक्वल टू 0 हो जाता है। पहले तो V इतना है, फिर धीरे धीरे लो हो जाता है। इसके लो होने से क्या होता है, इसके लो होने से आपकी करंट भी 0 हो जाती है, यानी जब V इक्वल टू 0 तो I इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। ये क्यों आती है ये कंडीशन, यानी कि क्यों हमारा वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है, क्यों हमारा करंट डिक्रीज होने लगता है, उसका सीधा सा मतलब है कि इसका मतलब इस सर्किट में कुछ ऐसी भी चीज़ है जो हमारे करंट का विरोध कर रही है, यानी विरोध की वजह से करंट हमारी क्या हो रही है, स्पेंड हो रही, खर्च हो रही, लॉस हो रही, जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी करंट 0 हो जा रही है। तो इसका अपोज करने वाला वो फैक्टर क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, उसको भी हम पता कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, अपोजिंग फैक्टर या अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ ओपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट क्या होगा, आपने जो पावर सप्लाई दी है और आपको करंट कितनी मिल रही है, I, इसी को हम बोलते हैं अपोजिशन टू करंट, यानी इसे हम R से डिनोट करते हैं। मीन हमेशा द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस।
हमेशा होता है, V इक्वल टू आई आर, ये हमें पता है। अब एक चीज़ और देख लें, क्या इनका फेज डिफरेंस क्या होगा। वैसे मैंने बताया था कल के लेक्चर में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं कि देयर इज नो फेज डिफरेंस, शॉर्टकट में लिख दीजिए ऐसे, देयर इज नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, एक वर्ड यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, अल्टरनेटिंग। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। तो अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो हम इसका कैसे वेव फॉर्म बनाएंगे, कैसे इसका हम वेव फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए इसका वेव फॉर्म भी यहीं पे हम बना दे रहे हैं। चलिए आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर इसे डिलीट करके अगले अभी बाद में बना दे रहे हैं वेव फॉर्म। देखिए आपको मैंने लिख दिया था कैसे इसका फेज डिफरेंस 0 है, वो भी आप देख लीजिए। वोल्टेज हैज फेज ओमेगा टी व्हेन टाइम इज टी, यानी Vm इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे यानी कि एट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ना, यानी कि एट एनी टाइम। तो ये यहाँ पे फेज क्या है इसका, ओमेगा टी। उसी तरह से करंट है फेज ओमेगा टी व्हेन टाइम इज टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होती है, आई एम साइन ओमेगा टी। तो जहाँ पे फेज क्या होता है, ओमेगा टी, तो इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, मीन फेज डिफरेंस क्या है, 0। तो आप आसानी से लिख सकते हैं देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अगर इसके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो इसका हम वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इसे ही हम बना लेते हैं वेव डायग्राम। देखिए वेव डायग्राम तो आसानी से आप सबको पता है वेव डायग्राम कैसे बनता है। देखिए ये आप इसे मान लेंगे क्या, करंट का, तो वोल्टेज का कैसे होगा, ये आपका वोल्टेज, ये है वोल्टेज, ये वोल्टेज का वेव डायग्राम है, ये आपका करंट का। यहाँ पे अब देखिए दोनों एक साथ क्या होंगे, फेज डिफरेंस 0 है तो दोनों एक साथ मैक्सिमम पोजीशन पर होंगे, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं Vm। ये पोजीशन क्या है, Vm, और ये पोजीशन क्या है आपकी Im, ये आपका ओमेगा टी, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ये क्या है पाई, ये क्या होगा 2। यानी कि आप करंट और वोल्टेज के बीच कैसे वेव डायग्राम खींचेंगे, यानी कि वोल्टेज हमेशा क्या है, वोल्टेज की वैल्यू देखिए हमेशा ज़्यादा होती है किससे, करंट की, लेकिन इन दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है, इसलिए दोनों का मैक्सिमम पॉइंट सेम टाइम होगा। ये सपोज कर लीजिए π/2, सपोज क्या होता है ये π/2 पे ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पीक वैल्यू यानी कि 90 डिग्री। तो ये आपका क्या है, आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सबको पता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज टाइम, मतलब एक निश्चित समय के बाद जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तब ये दोनों वेव जो है वो पीक पोजीशन पर होंगी, यानी कि उनकी वैल्यू क्या होगी, पीक होगी, मैक्सिमम, ये चीज़। अब इसके बाद आप चाहो तो पावर का भी इसमें ग्राफ खींच दीजिए, वो भी खींच सकते हैं पावर का। P इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, VI। चलिए पावर के लिए डेरिवेशन भी कर दें, चलो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर पावर के लिए डेरिवेशन करते हैं। आपको पता है कि पावर, अब देखते हैं कि हम पावर कैसे निकालेंगे, यानी कि व्हेन ए AC सर्किट कंटेन ए रजिस्टर, यानी कि जब AC सर्किट रजिस्टर कंटेन की हुई रहती है
ये तो यहाँ पर पावर कैसे हम निकालेंगे इसे हम देख लेते हैं। तो पावर आप लोगों को पता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, यानी कि P इक्वल टू वी आई, ये सभी लोग जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड I इक्वल टू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, P इक्वल टू बी एम आई एम, P इक्वल टू बी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, आप क्या लिख सकते हैं, साइन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फार्मूला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये फार्मूला है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यानी कि वी एम आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये चीज़ हो। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, बी एम आई एम माइनस बी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी, ये चीज़ हुआ, और बाई 2 बाई, ये इतना शायद सबकी समझ में आया। अब पावर आप पी लिखना मत। अब एक चीज़ और, फार ए साइकिल एवरेज पावर क्या होगा उसे हम निकाल लेते हैं। तो फार ए साइकिल का मतलब क्या हुआ, 0 to 2 पाई, कहाँ तक, 0 to 2 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर, देखिए सबको पता है ग्राफ तो वैसे ही होता है, ये 0 to 2 पाई 1 साइकिल कंप्लीट होती है, फार ए साइकिल एवरेज पावर, यहाँ पे लिख लीजिएगा चाहे, फार ए साइकिल एवरेज पावर क्या होगा, यानी कि P इक्वल टू आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लोगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2, कहाँ तक, 0 to 2। अब इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, वी एम आई एम बाई 2, कितना हुआ, डी ओमेगा टी माइनस 1/2 पाई लिखना, फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/2 पाई डी एम आई एम बाई 2 डी ओमेगा टी माइनस 1/2 पाई वी एम आई एम कास 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी बाई 2। ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका क्या आएगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/2 पाई, यानी बी एम आई एम, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा बी एम आई एम अपान 2 पाई। अब क्या बचा, यहाँ पर 0 to 2 पाई वैल्यू रखना है हमें, यानी कि 2 पाई बाई 2 माइनस 0, और इसका तो 0 हो ही जाएगा। तो आगे क्या होगा, चलिए इतना पहले समझ लीजिए, फिर आगे हम एक स्टेप है इसको बताते हैं। देखिए पावर इक्वल टू क्या है, वी आई, पी इक्वल टू क्या है, बी एम साइन ओमेगा टी, एंड आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो इसको एक साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू होता है 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2। यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे तो बी एम आई एम इन ब्रैकेट 1 माइनस कास 2 ओमेगा बाई 2। अब इसको ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी एम आई एम बाई 2 माइनस बी एम आई एम कास 2 ओमेगा टी बाई 2। अब फार ए साइकिल लिमिट क्या लेंगे, यानी फार ए साइकिल क्या हो, पावर टोटल पावर क्या ऐसे निकलेगा, यानी कि इसको हम इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई तक, 0 to 2 पाई इसकी लिमिट रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसलिए फार्मूला होता है एवरेज पावर, पी इक्वल टू
1/2 पाई 0 to 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी BM/IM/2 इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है, डी थीटा के, यानी कि डी ओमेगा टी माइनस 1/2 BM/IM cos 2 ओमेगा टी/2, यहाँ पे 2 पाई। तो इसका आप इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे ये देखिए BM/IM क्या है, कांस्टेंट, तो BM/IM/2 पाई, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर जो लिमिट होगी यानी कि 1 डी ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 2 पाई मैंने लिमिट रखा है, यानी कि 2 पाई/2 माइनस 0। ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है आप लोगों को। तो देखिए फिर से BM/IM/2 पाई ये बाहर हो गया, बाहर होने के बाद यहाँ बचेगा क्या, 1/2 डी ओमेगा टी, तो 1/2 डी ओमेगा टी, इसका आप इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे लिमिट क्या रखोगे, 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई करने का मतलब हुआ कि 2 पाई माइनस 0, एक बार 2 पाई रखोगे 2 पाई/2 और फिर क्या होगा -0, तो क्या आ जाएगा इसके आगे। अब इसके आगे स्टेप हम इसको डिलीट करके लिखने चल रहे हैं। देखिए तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद P = BM/√2 इंटू IM/√, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर कैसे आएगा, इसके पहले मैंने क्या लिखा था उसको आप देख लीजिए। इसके पहले आपको मैंने लिखा था BM/IM/2 पाई/2 माइनस, यही था। अब देखिए ये 0 तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो खत्म। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बचा क्या, BM/IM/2। अब देखो इस 2 को आप लिख क्या सकते हो, इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। हम क्यों √2 लिख रहे हैं, हमें पता है हम BRMS और IRMS वैल्यू में अच्छे से आता है निकालना। तो यहाँ पर P = लिख सकते हैं हम BM/√2 एंड IM/√, ये रही आपकी पावर निकालना होगा तो आप इस फार्मूले का रूट यूज करेंगे, P = BM/√2 एंड IM/√2। अब इसके लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, पावर वाला ग्राफ। पावर वाला ग्राफ आपको पता है कि अब तो IRMS वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ये आपका करंट होता है, ये आपका वोल्टेज होता है, और ये जो पावर होता है ये आपका, ये पावर, ये क्या है, पावर। ये आपका पावर है, पावर। ये क्या है, वोल्टेज। ये क्या है, करंट। इधर ओमेगा टी। यहाँ पर आप ले सकते हैं PVI, ये तीनों चीज़ों का ग्राफ। ये 0, ये है पाई, यहाँ पे 2 पाई, और ये P की वैल्यू कितने पे है, पाई/2। ये आपका क्या है, ग्राफ, यानी कि बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट, ये आपका ग्राफ। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली अच्छी तरह से समझ गए हैं, और इनका आप ये जो वेव डायग्राम है ये भी ठीक तरह से जान गए हैं, वोल्टेज का भी, करंट का भी और पावर का भी। अगर तीनों का एक साथ ड्रा करना हो तो कैसे ड्रा करेंगे आपको ये भी अच्छे से पता चल चुका है। अब इसके बाद आप इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।